वो गोली जो है मेरी स्पाइनल कॉर्ड में गर्दन में लग गई और जिसकी वजह से मेरा जिस्म जो है 3/4 मफलूज हो गया उसी टाइम। और डेफिनेटली एक बहुत बड़ा धचका था, एक बहुत बड़ी ट्रांजिशन थी लाइफ के अंदर कि आई वाज 21 ईयर्स ऑफ एज एट दैट टाइम। तो 21 साल तक आपने जिस तरह से जिंदगी गुजारी होती है, जिस आइडेंटिटी के साथ, जिस अपने वजूद के साथ, तो आपका सेंस ऑफ सेल्फ ही चेंज होने लगता है, आपकी जिंदगी के डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं। तो एक बहुत बड़ी ट्रांजिशन थी। आई थिंक वो एक लम्हा नहीं था, उसके बाद एक पूरी जिंदगी थी जो कि एक बिल्कुल मुख्तलिफ, यकसर मुख्तलिफ जिंदगी। मेरा नाम डॉक्टर अनम नजम है और मैं साइकाट्रिस्ट हूँ। बतौर साइकाट्रिस्ट मैं CMH मुजफ्फराबाद में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हूँ। इसके अलावा मैं डिसेबिलिटी से रिलेटेड कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके साथ काम कर रही हूँ। अच्छा, बचपन जो है वो जिस तरह से कभी खुशी कभी गम जैसे ज़िंदगी होती है वैसे ही गुजरा। और हम एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते थे और जिसके अंदर ज़ाहिर है बड़ों का काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है। मेरे दादा दादी, उनके साथ हमारी बहुत अटैचमेंट थी और हमारा बचपन का काफ़ी टाइम जो है उनके साथ गुजरा, उनके इन्फ्लुएंस में गुजरा। बचपन में किताबों के साथ बड़ा रिश्ता रहा, रेगुलरली लाइब्रेरी जाना, घर पर भी जो बच्चों के डाइजेस्ट होते हैं माहाना और दीनी कुतुब और इस किस्म की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बचपन में एक पार्ट ऑफ लाइफ थी। और यहाँ इस इलाके में रहने वाले सभी लोगों की तरह हमारी ज़िंदगी के भी दो बाब थे, एक 2005 के ज़लज़ले से पहले का और एक 2005 के ज़लज़ले के बाद का, जिसके बाद ज़िंदगी अक्सर मुख्तलिफ हो गई। और इसी तरह से हमारे फैमिलीज़, घर, हर चीज़ एक लाइफ में ओवरऑल एक चेंज आ गया। पहले मैं बचपन में कहा करती थी कि मैं साइंटिस्ट बनूंगी, हाँ, और फिर उसके बाद मैं कहती थी कि मैं फाइटर पायलट बनूंगी, एयरफोर्स ज्वाइन करूंगी, फाइटर पायलट बनूंगी। तो मेरा ये शौक था, लेकिन मेरे हम फैमिली में मेरे मामू को शौक था डॉक्टर बनने का, तो उन्होंने काफ़ी जोर लगाया और फिर फाइनली किस्मत इस तरफ ले आई। और आई थिंक जो होता है अच्छे के लिए होता है। एकेडमिकली भी मैं बहुत अच्छी रही, अल्लाह का शुक्र है कि शुरू से मेरा रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा। तालीम में भी और गैर निसाबी सरगर्मियों में भी मैं बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करती थी। तो मैं बहुत एक्टिव स्टूडेंट थी और तालीम का मुझे इस तरह से शौक था कि जैसे अमूमन होता है ना कि बच्चों को छुट्टी का शौक होता है कि मैं स्कूल से छुट्टी करूँ। तो मेरे लिए एक ये पनिशमेंट होती थी कि अगर मुझे किसी बात पर घर वालों ने रोकना तो वो कहते थे अगर तुम ये नहीं करोगी तो हम तुम्हें स्कूल से छुट्टी करवा लेंगे। तो मुझे होता नहीं, मैंने स्कूल ज़रूर जाना है। पढ़ाई का मुझे शुरू से ही बहुत शौक था। 2006 में मेरी मेडिकल की स्टडीज़ शुरू हुई थी और 5 में जैसे अक्टूबर में ज़लज़ला आया था और उसके बाद अ, जैसे हर चीज़ मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर हम लोगों की लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही थी दरअसल। तो सेलिब्रेशन उस तरह से जिस तरह होनी चाहिए या रूटीन में होती हैं चीज़ों की, उस तरह से नहीं हो पाई क्योंकि मकान हमारा गिर चुका था। हमारी अपनी फैमिली में, घर में मेरे दादा की डेथ हुई थी, मेरी नानी की डेथ हुई थी, 2 कज़न्स की। हमसायों में हर जगह, हर जानने वाले आस-पास हर तरफ एक अजीब ही समा था। तो उस तरह से सेलिब्रेशन वाली चीज़ नहीं थी, लेकिन डेफ़िनेटली ये एक एहसास था कि लाइफ में थोड़ी स्टेबिलिटी आ जाएगी। क्योंकि जब आप बेसरो-सामानी में होते हैं और आपने जब ऐसा वक़्त देख लिया होता है ज़लज़ले के दौरान कि जब आपके पास कुछ रातें ऐसी भी हैं जब आपके पास सर छुपाने को छत नहीं है, आपके पास खाने को कुछ नहीं है, तो उसके बाद ज़िंदगी में स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बल्कि मेरा जो तालीम के साथ सिलसिला है, उसका मैं आपको बताऊँ एक मुख्तसर सी बात कि जिस वक़्त ज़लज़ले के बाद हमारा मकान गिर गया और मेरे भाई ने कहा कि ये एक अलमारी है जो मकान से बाहर की तरफ गिरी है, तो तुम इसमें से अगर तुम्हें कोई लग रहा है कि इंपॉर्टेंट कोई कीमती चीज़ें हैं तो वो तुम निकाल लो। और मैं उसमें से अपने मैट्रिक के, FSC के सर्टिफिकेट्स वो ढूंढ रही थी कि उस टाइम पर जब हमारे पास पहनने को भी कुछ नहीं है और खाने को भी कुछ नहीं है, तो मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट था कि मेरा फ्यूचर सिक्योर हो। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मेडिकल में एडमिशन हो जाना मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट था। वो बहुत अच्छा टाइम था, बहुत ही अच्छा था। उसमें मैं बहुत एक्टिवली स्टूडेंट्स की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती थी कॉलेज की, उसमें मैं पार्टिसिपेट कर रही होती थी। हर चीज़ में मैं आगे आगे होती थी और स्टडीज़ भी अच्छी जा रही थी। बल्कि मुझे मेरी फैमिली कहा करती थी कि भाई कोई एक्टिविटी कॉलेज की छोड़ भी दिया करो, ज़रूरी नहीं होता कि तुम्हारी हर एक चीज़ में प्रेजेंस ज़रूरी नहीं है, लेकिन मुझे लगता था कि बहुत ज़रूरी है। तो मैं बहुत एक्टिव थी और आई थिंक उन 2 सालों में मैं अपनी लाइफ को बहुत खुलकर इंजॉय कर रही थी।
मुझे एक तो ये भी फैक्टर था कि घर में क्योंकि मेरी कोई बहन नहीं थी तो मुझे कंपनी नहीं होती थी, तो वहाँ पर हॉस्टल में फ्रेंड्स और वो सब, तो मैं बहुत इंजॉय कर रही थी उस लाइफ को, आई थिंक। अच्छा, वो ऐसा हुआ था कि मेरा थर्ड ईयर एमबीबीएस का स्टार्ट था और हमारी फैमिली में एक शादी थी इस्लामाबाद पिंडी में। तो वहाँ क्योंकि 2 साल से मैं मेडिकल में थी तो मैं बहुत से फैमिली के इवेंट्स अटेंड नहीं कर पाती थी, स्टडीज़ की वजह से बिजी होती थी। तो खैर इसके लिए मैं गई अपनी फैमिली के साथ, और वापस जब हम आ रहे थे, हम लोग पिंडी से निकले हैं लेट नाइट 12 बजे के करीब हम लोग मुजफ्फराबाद के लिए निकले। और हमारी एक रूटीन थी कि हम लोग ट्रैवल जब अक्सर करना होता था रात में करते थे कि रोड्स खाली, ट्रैफिक इतना नहीं होता, ईजी होता है ट्रैवल करना। तो हम उसी रूटीन में निकले हैं और मरी के करीब, भूरबन के करीब एक जगह थी और वहाँ पर कुछ डाकू थे जिन्होंने हमारी गाड़ी को रोकने की कोशिश की और हमने गाड़ी नहीं रोकी तो उन्होंने फायर कर दिया। वो गोली जो है मेरी स्पाइनल कॉर्ड में, गर्दन में लग गई और जैसे मेरा जिस्म जो है 3/4 जिस्म जो है वो मफलूज हो गया उसी टाइम। और डेफिनेटली एक बहुत बड़ा धचका था, एक बहुत बड़ी ट्रांजिशन थी लाइफ के अंदर कि आई वॉज 21 ईयर्स ऑफ एज एट दैट टाइम। तो 21 साल तक आपने जिस तरह से ज़िंदगी गुजारी होती है, जिस आइडेंटिटी के साथ, जिस अपने वजूद के साथ, तो आपका सेंस ऑफ सेल्फ ही चेंज होने लगता है, आपकी ज़िंदगी के डायनेमिक्स चेंज हो जाते हैं। तो एक बहुत बड़ी ट्रांजिशन थी, आई थिंक। वो एक लम्हा नहीं था, उसके बाद एक पूरी ज़िंदगी थी जो कि एक बिल्कुल मुख्तलिफ, यकसर मुख्तलिफ ज़िंदगी थी। वेल, सरप्राइजिंगली मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा इस चीज़ को मेंटली रियलाइज़ करने में कि ये हो चुका है। मुझे लगता है मैं बहुत अच्छा डिनाइल में ही रही, बावजूद इसके कि मैं खुद मेडिकल की स्टूडेंट थी और मुझे लगता था कि बस मैं ठीक हो जाऊंगी, ये कुछ भी नहीं है, मेरी ज़िंदगी वैसे ही चलेगी जैसे थी। और मैं बिल्कुल ज़िंदगी को वैसे ही देख रही थी और मुझे था कि बस अभी मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होंगी, सब लाइफ बैक टू नॉर्मल होगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं अपने डॉक्टर से, अपनी फैमिली से पूछा करती थी कि मुझे कितना टाइम लगेगा दोबारा से खड़े होने में, दोबारा से चलने फिरने में। और मेरे डॉक्टर्स मुझे कहते थे कि आप दुआ करें, हम भी दुआ करेंगे। और मुझे तसल्ली देने के लिए मेरी फैमिली ने कहा कि वो कह रहे हैं कि आपको 6 महीने तकरीबन लगेंगे। और मुझे अभी भी याद है कि जिस दिन मुझे ये पता चला कि मुझे 6 महीने लगेंगे और मैं थी कि यार 6 महीने में कैसे बेड पे रह सकती हूँ, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैं तो वो बंदा ही नहीं थी कि जो एक जगह टिक कर बैठता है। मैं तो अगर छुट्टियों में घर भी आती थी तो मेरा पूरा प्लान होता था, इतने दिन है, फलां दिन हम वहाँ जा रहे हैं, इस दिन हम ये कर रहे हैं। तो बहुत एक्टिव लाइफ में गुजार रही थी। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा धचका था, बहुत बड़ी ट्रांजिशन थी। बल्कि मैं तो कहूँगी कि जब शुरू के कुछ महीने जब मैं हॉस्पिटल में रही तो मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ, लेकिन जब मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर मैं घर आई हूँ तब मुझे थोड़ा, मैंने रियलाइज़ करना शुरू किया कि मेरी ज़िंदगी तो बदल गई है, ये क्या हो गया, ये तो कुछ भी वैसा नहीं है। तो हर चीज़ को ज़िंदगी में रीडिफाइन करना था, रीएडजस्ट करना था, नए डायनामिक्स थे। और ऐसा था, इवन मेरी बॉडी मेरे लिए ऐसी थी कि जैसे आपको एक नई मशीन दे दी गई है और आपको कोई इस्तेमाल का तरीका नहीं आता, इसको कैसे मैनेज करना है। तो बहुत मुश्किल थी मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए डेफिनेटली बहुत चैलेंजिंग टाइम था। बल्कि अभी भी मैं कभी कभार पीछे मुड़कर सोचती हूँ तो मुझे खुद यकीन नहीं आता कि कैसे कैसे वक्त थे और कैसे कैसे वक्त से हम गुजरे। फैमिली की सपोर्ट के बगैर तो मेरा ख्याल है कि जिस किस्म की मेरी ये स्पेशल नीड्स थी, जिस तरह के फिजिकल चैलेंजेस थे, फैमिली की सपोर्ट के बगैर कुछ भी पॉसिबल नहीं था। क्योंकि आप देखें, एक बिल्कुल जो इन्फेंट होता है, नौमौलूद बच्चे की तरह मैं थी कि जिसको अपना शायद जो मैं पानी के गिलास तक नहीं पी सकती हूँ, मैं, मेरे चेहरे पर मक्खी बैठ जाए तो उस वक्त तो मेरे बाजों में भी मूवमेंट नहीं थी, मैं मक्खी तक नहीं उड़ा सकती हूँ। मुझे चेंज करना, नहलाना धुलाना, खिलाना पिलाना, करवट तब्दील कर, तो ईच एंड एवरीथिंग बिल्कुल वैसी थी कि जैसे कि एक छोटे से बच्चे की होती है। तो उसमें फैमिली का वही रोल था जो कि एक नौमौलूद बच्चे को पालने में उसकी फैमिली का होता है। मेरी फैमिली पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी और आई थिंक इस किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कोई भी कभी भी तैयार नहीं होता, लेकिन जब ये आपके सर पर पड़ती है तो अल्लाह ताला आपको हिम्मत भी देता है। और मेरी फैमिली ने मुझे बहुत ज़्यादा इस सिलसिले में सपोर्ट किया और उसमें ये हुआ कि वो, मेरी फैमिली और मैं, हम सब मिलकर एक इस स्ट्रगल में लग गए कि हमने हालात से हार नहीं मानी। और उसके दौरान ऐसा था कि हम लोग खुल के एक दूसरे से अपना ये दुख शेयर नहीं करते थे, हम इस पर दुख का इजहार नहीं करते थे, क्योंकि हमें पता था कि मुझे उनके सामने मजबूत रहना, उन्हें मेरे सामने मजबूत रहना, और हम में से एक भी अगर हौसला हारता है तो दूसरा भी टूट जाएगा। तो हमारे दरमियान वो जो एक रहा, एक इस चीज़ का पर्दा कि हम इस चीज़ पर खुल के बात करें, इस चीज़ पर हम दुखी हों, इस दुख को मनाएं, वो चीज़ नहीं हुई। हम एक स्ट्रगल में लग गए कि हमें इन हालात से फाइट करना है और आज तक हम उसी स्ट्रगल में हैं। मेरी मदर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। मेरे पेरेंट्स की जो ज़िंदगी है मेरे इस हादसे के बाद,
वो मेरे ही इर्द-गिर्द घूमती है। मतलब उनकी अपनी ज़िंदगी तो बिल्कुल ख़त्म होकर रहेगी। उनकी सुबह उठने से लेकर रात आँख बंद करने तक सारी ज़िंदगी मेरे हिसाब से होती है कि अब मुझे क्या करना है, मुझे उन्होंने कैसे फैसिलिटेट करना है। वालदा का मैं ये कहूँगी कि आप अंदाज़ा कर लें कि रात को 2 दफ़ा उठकर उन्होंने मेरी करवट तब्दील करनी होती है, ठीक है? 2008 की हम बात करें तब से लेकर आज तक ये रूटीन जारी है। आप एक दिन नींद से गहरी नींद से उठते हैं, 2 दिन उठते हैं, आप तंग हो जाते हैं। लेकिन ये एक रूटीन है जो कि उनको पता है कि उन्होंने लाइफ़ लॉन्ग इस चीज़ को निभाना है। इसी तरह से मैंने जब अपनी स्टडीज़ का सिलसिला दोबारा शुरू किया तो मैं क्योंकि एबटाबाद में पढ़ रही थी, अय्यूब मेडिकल कॉलेज में, और मुझे वापस हॉस्टल शिफ्ट होना था। फिर उसके अंदर फैमिली के लिए बहुत मुश्किल था। मेरे साथ मेरी मदर वहाँ शिफ्ट हुई और मेरे फादर हर वीकेंड आते थे और हम लोगों को लेकर घर आते थे। उस वीकेंड के दौरान मदर ने घर का जितना काम है, जो कुछ मैनेज करना है घर का, वो सब कुछ मैनेज करने के मंडे मॉर्निंग फिर हमें फादर वापस छोड़ने जाते थे। तो एक बहुत बड़ी स्ट्रगल थी और वो इतना मुश्किल वक़्त था कि मुझे लगता है कि शायद अगर इंसान सोच समझ के प्लानिंग से करे ना कि मैं इस प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व करता हूँ, तो अक्ल इस चीज़ को तस्लीम नहीं करती कि आप इस तरीके से कर सकते हो। और इवन जब हम उन हालात से गुज़र रहे थे तब भी मुझे ये इकबाल का एक शेर बड़ा स्ट्राइक करता था कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। जो चीज़ें हुई हैं, जिस तरह से मैनेज की हैं, जिस तरह से वो वक्त गुजरा है, आई थिंक वो अक्ल के बस की बात नहीं थी। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अनम की मदर हूँ और जब इसके साथ ये हादसा हुआ तो बहुत ज़्यादा मतलब कि इतना का दिमाग का काम ही नहीं करता था। इतने हमें समझ नहीं आती थी कि कैसे हम चलेंगे ना। फिर आहिस्ता-आहिस्ता ये कि फिर सीख लिया, क्योंकि ये एक था इसका था कि मैंने पढ़ना ही पढ़ना है हर सूरत। तो फिर इसका साथ देने के लिए हमने जो भी हमसे हो सका, हमने फिर हमारा फ़ोकस यही था। मेरे इससे छोटा वाला बेटा घर में था, फिर मुझे बिल्कुल उसका भी कोई ख़्याल नहीं था। मुझे यही था कि ये इसकी ज़िंदगी बन जाए। फिर इसके लिए मैं हॉस्टल में शिफ्ट हो गई इसके साथ और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। एक कोशिश थी लेकिन अल्लाह ताला की मदद बहुत हुई कि अल्लाह ने इसको कामयाब किया। तो अब मैं जब पीछे मुड़ के देखती हूँ तो फिर लगता है कि वो बहुत मुश्किल टाइम था, बहुत मुश्किल। तो लेकिन अल्लाह की मदद भी बहुत हुई और लोगों की बहुत मदद हुई, बहुत सपोर्ट हुई, इसके फ्रेंड्स की, टीचर्स की, बहुत ज़्यादा। हर किसी ने मदद की, ये नहीं कि मैं कहूँ कि मतलब जो भी हमारे रास्ते में आया उसने हमारे साथ खड़ा हो गया, ऐसे मतलब ये। और मुझे लगता है ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है कि इंसान को मदद मिलती है। फिर ये बाहर गई है तो इसके साथ वो तब भी मेरे लिए बहुत मुश्किलात थी, क्योंकि एक अकेले बंदे के लिए अनम के साथ चलना मुश्किल है संभालना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मदद की और अब अल्लाह का शुक्र है, अब तो काफ़ी मतलब शायद हम लोग आदी भी हो गए हैं और ये अब हमें इतना मुश्किल भी नहीं लगता। ये कि बच्चों के साथ कभी ऐसा हो जाए तो फिर माँ बाप को भी करना पड़ता है। बच्चों को सपोर्ट माँ बाप ही करते हैं और मेरे ख्याल में माएँ तो कुर्बानी ही देती हैं, ये तो है। बिल्कुल बच्चों को मैं साथ खड़े होना पड़ता है, क्योंकि बिस्तर पे अगर छोड़ देंगे अब बच्चे तो हम आज हैं कल नहीं हैं, तो फिर कैसे इनकी ज़िंदगी गुजरेगी। अब माशाल्लाह ये कि अगर ये खुद कुछ नहीं कर सकती लेकिन करवा सकती है और मतलब बहुत लोगों के काम आती है। मैं कहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो बड़ी किसी वक्त मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस होता है कि बहुत से लोग हमारे माशरे में ऐसे हैं कि जो किसी के काम आने के अपने काम के भी नहीं है। तो उस हिसाब से मैं देखती हूँ तो ये इतने ज़्यादा काम करती है। अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने एक अच्छा फ़ैसला करने की ताकत दी या जो भी, लेकिन ये कि अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ तक हम कर सकते हैं हमें सपोर्ट करना चाहिए बच्चों को। तो बाकी अल्लाह ताला आगे कामयाबियाँ ज़रूर देता है। हम फैमिली सिस्टम जॉइंट फैमिली सिस्टम था, तो फिर वो अभी ज़लज़ले को 2 साल हुए थे, तो उसके बाद ये इसका हादसा हो गया। ज़लज़ले में भी हमारे काफ़ी मतलब डेथ्स हुई, तो बस उसके बाद हम अभी उस चीज़ से निकले नहीं थे, तो इसका ये हादसा हो गया और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। आपको पता है, एक चलता फिरता बच्चा एकदम बिल्कुल बिस्तर पे आ जाए और वो कुछ भी ना कर सके। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बहुत मदद की। मतलब हमारे लिए सब कुछ ख़त्म हो गया, मतलब कोई फ्रेंड्स, कोई रिश्तेदार, कुछ भी नहीं, बस एक फ़ोकस रह गया ये सुबह से शाम तक बस इसके साथ। क्योंकि मतलब
बिल्कुल अब तो फिर भी ये अपना काम जो है ना, मतलब पानी पीना है, पहले तो ये होता था पानी भी खुद पिलाना होता था, तो बाकी सब कुछ तो अभी भी करती है, लेकिन ये कि अभी काफी हद तक ये कुछ काम कर लेती है। शायद ये कि मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकती थी। मैं ये चीज़ मुझे ये थी कि मैं नहीं इसको छोड़ सकती थी किसी पर। और बाद में मैंने कुछ केस ऐसे भी देखे जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं, तो उनमें वो काफ़ी ज़्यादा खराबियां भी हुई, प्रेशर सोर बन गए, इस तरह के मामलात हुए, क्योंकि जैसे हम हैंडल करते हैं अपने बच्चों को, ऐसे दूसरा कोई नहीं कर सकता। लेकिन अब जाके अब मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं हेल्प लेती हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो लेकिन ये कि अब मैं सामने भी हूँ, साथ हूँ, इसलिए मुकम्मल मुकम्मल हमें किसी पे नहीं छोड़ना चाहिए अपने बच्चों को, क्योंकि हमारे बच्चे हैं। जैसे मैंने कहा ना कि मैं एक डिनाइल में थी। मेरे ज़हन ने कभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया था कि मैं इसकी वजह से मेरी ज़िंदगी मुतासिर होगी, मुझे अपनी तालीम का सिलसिला रोकना पड़ेगा या ज़िंदगी में कोई और तब्दीली आएगी। मेरा ज़हन बिल्कुल उस तरफ से ब्लाइंड था, उस तरफ देख ही नहीं पा रहा था। मैं उन रियलिटीज़ को एक्नॉलेज ही नहीं कर पा रही थी। मैं अभी हॉस्पिटल में ही थी, जब मैं अस्पताल में अपनी सर्जरी के बाद दाखिल थी। मुझे याद है कि अभी मैं सीधा बैठ नहीं सकती थी और मुझे था कि मेरी मेरी तालीम का हर्ज हो रहा है, क्लासेस हो रही हैं वहाँ पर और मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरा हर्ज हो जाएगा तो मुझे किताबें मंगवा कर दें। खैर मेरी ज़िद पर मुझे किताबें मेरी मंगवा कर दी गई और मैं स्ट्रेट बैठ नहीं सकती थी। मैं लेट कर आगे वो पिलो रख कर उस पर वो किताब रखते थे। फिर मैं क्योंकि पेजेस टर्न नहीं कर सकती थी, मेरे हाथों में बिल्कुल मूवमेंट नहीं थी, तो उस टाइम पर मेरी फैमिली मेरे लिए पेजेस टर्न करके मेरे आगे रखना। तो ये सब चीज़ें मैंने बहुत स्टार्ट में ही, मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी तो तभी मैंने स्टार्ट कर दी थी, जब शायद अभी मैंने व्हीलचेयर पर बैठना भी शुरू नहीं किया था। तो मेरे लिए इट वॉज नेवर एन ऑप्शन कि मैं पढ़ाई को छोड़ूं। तो ये सवाल जब वाकई में मेरे सामने आया वो तब आया कि जब मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर, वो जो इनिशियल टाइम था वो गुजर के मैं वापस घर पर आई हूँ और अब मैं सोच रही हूँ कि ओके अब ज़िंदगी आगे कैसे बढ़ेगी। और फिर मेरे सामने अब रास्ते मुझे बंद होते नज़र आ रहे हैं कि मैं यहाँ मुजफ्फराबाद में हूँ, मेरा कॉलेज एबटाबाद में है, इस डिसेबिलिटी के साथ, इतने ज़्यादा फिजिकल चैलेंजेस के साथ, जहाँ के यहाँ पर घर में हमें 2 से 3 बंदे हर वक्त चाहिए होते हैं मुझे मैनेज करने के लिए, तो मैं किस तरह वहाँ जाके अपना सिलसिला तालीम का जारी रख सकती हूँ। और फिर ये ऑप्शन मुझे दिया जाने लगा कि आप अपने सब्जेक्ट्स चेंज कर लें, मेडिकल स्टडीज़ को छोड़ दें, बहुत मुश्किल फील्ड है, आप कुछ और सोच लें। ये जब ख्याल जब मैंने इस चीज़ को कंसिडर करना शुरू किया तो मेरे लिए वो एक बहुत, मैं कहूँगी कि मुझे लगा कि ये नहीं मैं कर सकती, ये मेरे लिए मतलब दिस इज़ लाइक अ डेथ फॉर मी। कि मुझे ये समझ नहीं आती थी कि अगर मेरा जिस्म हरकत नहीं कर रहा तो इससे मेरे तालीम रुकने का क्या ताल्लुक है। मेरा जहन काम कर रहा है, मैं क्यों नहीं पढ़ सकती अगर मेरा जहन काम कर रहा है तो। बहरहाल उसमें फिर हालात कुछ साजगार नहीं लग रहे थे, लेकिन फिर एक रोज़ ऐसा हुआ कि हमारे घर जैसे उस अरसे में बहुत लोग मेरी खबरगिरी के लिए आते थे और एक साहब आए और उन्होंने कहा कि मैं हाथ देखता हूँ किस्मत की लिखी। अच्छा, उन्होंने मेरा हाथ देखा और उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कुछ पूछना चाहती हैं, तो मेरा तो सबसे बड़ा कंसर्न ही मेरी तालीम थी। मैंने कहा कि आप मुझे मेरी पढ़ाई के बारे में बताएं। उन्होंने कहा कि आपकी तालीम में फ़िलहाल तो गैप है, 2-1 साल तो आप भूल जाएं, उसके बाद का कुछ कह नहीं सकते, लेकिन फ़िलहाल जो है ना नहीं है। जिस तरह उसको साहब वहाँ से होकर गुजरे तब तक मैं थी कि हाँ मुझे करना है, लेकिन जिस दिन वो बंदा ये बात कहकर मुझे गया, आई थिंक दैट वॉज माई पॉइंट कि मैंने कहा नहीं, ये ऐसा नहीं हो रहा है, ये मैं कर रही हूँ, ये मैं अभी कर रही हूँ। और नेक्स्ट टाइम मैंने अपने कॉलेज को एप्लीकेशन दी कि मैं वापस ज्वाइन करना चाहती हूँ, मेरी ये कंडीशन है। और फिर उन लोगों ने उनके भी ज़ाहिर है कुछ थे कंसर्न्स थे और जेन्युइन कंसर्न्स थे। फिर एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया जिसके सामने मुझे प्रेजेंट होना था, मुझे अपना केस डिफेंड करना था कि मैं किस तरह से करूँगी इसको कंटिन्यू। और फिर मेरे सामने ये एक रखी गई शर्त कि आप एनुअल में फर्स्ट 3rd ईयर का जो है एनुअल में आप इसको पास करेंगी फर्स्ट अटैम्प्ट में। अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट में पास करती हैं देन वी विल लेट यू कंटिन्यू योर स्टडीज़, और अगर आप नहीं कर पाती हैं तो फिर वी आर सॉरी, हम आपको ये ऑप्शन नहीं देंगे कि आप नेक्स्ट टाइम उसको रिपीट कर सकें। तो खैर इस तरह से करके, और वो स्टूडेंट्स की बहुत सपोर्ट थी। फिर जब मैं वापस गई और मेरे टीचर्स ने बहुत ज़्यादा फिर सपोर्ट की, क्योंकि जब वो मुझे देखते थे कि मैं इस हालत में एक जो कि शायद कोई अकल समझ रखने वाला इंसान इस हालत में वहाँ कॉलेज में इस तरह से नहीं हो रहा होता, मौजूद नहीं होता। मुझे बहुत से लोग कहा करते थे कि ये टाइम है कि तुम अपनी रिहेबिलिटेशन करवाओ, तुम जाओ अपनी फिजियो करवाओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो, यहाँ क्या धक्के खा रही हो। कि मैं
स्ट्रेट बैठ नहीं सकती थी मैं, तकरीबन आप समझिए कि मैं नींद लेटी हुई हालत में होती थी उस व्हीलचेयर पर, बिल्कुल रिक्लाइन सी वो व्हीलचेयर होती थी। और यहाँ यूरिन बैग लगा हुआ है और मेरे हाथों में इतना दर्द है कि मैंने हाथ कोल्ड पैक के ऊपर रखे हुए हैं, और मैं कॉलेज में क्लास अटेंड कर रही हूँ, बैठी हुई हूँ, और साथ में मुझे इन्फेक्शन चल रहे हैं, बुखार है, जो भी है, लेकिन मैं अजीब बस वहाँ बैठी हुई हूँ कि नहीं, मैंने तो नहीं छोड़ना। और इसी तरह से हमारे फिर थर्ड ईयर से ऑनवर्ड्स वार्ड राउंड शुरू हो जाते हैं मेडिकल की स्टडीज़ के साथ। तो उस टाइम पर भी ऐसा था कि अपने वार्ड राउंड्स में जाना है, कॉलेज जाना है, हॉस्टल जाना है। और मेरी जो फ्रेंड्स थी वो तब मेरे पास इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर नहीं थी, मैनुअल व्हीलचेयर थी, और वो मेरी फ्रेंड्स जो है वो उसको पुश कर रही हैं। और मतलब इतना लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, मेरे टीचर्स ने, मेरे फ्रेंड्स ने, मेरी फैमिली ने, कि मैं हैरान होती हूँ। आज जब हम सोचते हैं, हम बात करते हैं कि दुनिया बहुत खुदगर्ज हो गई है, लेकिन मैं जब अपनी ज़िंदगी की तरफ देखती हूँ मुझे लगता है कि अल्लाह ने मेरे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग रखे जो कि मेरे लिए मेरे हाथ और पाँव बन गए। बिल्कुल कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी बहुत सपोर्ट थी। स्टार्ट में तो डेफिनेटली उनके कंसर्न्स थे कि शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन जब मैं वहाँ गई और उन्होंने देखा कि चीज़ें हो रही हैं तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मेरे लिए फॉर एग्जांपल, जैसे आपको आइडिया कि हमारे यहाँ जो बिल्डिंग्स होती हैं वो व्हीलचेयर एक्सेस के हिसाब से नहीं बनी होती हैं। तो जो लेक्चर हॉल्स हमारे, अगर कोई ऐसा लेक्चर है जो कि हमारा ऊपर की मंजिल पर होना है, तो वो मेरे लिए ग्राउंड पर उसको कर दिया जाता था अरेंज। इसी तरह से हॉस्टल में व्हीलचेयर एक्सेस प्रोवाइड करना, मुझे जिस तरह की फैसिलिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर चाहिए होती थी, सिस्टम के अंदर चाहिए होती थी, तो वो मुझे प्रोवाइड की जाती थी। इसी तरह से मेरा जैसे मैं पेन ग्रिप नहीं कर सकती थी उस टाइम पर, मैं लिख नहीं सकती थी, तो मुझे एक राइटर दे देना फिर जिसको मैं डिक्टेट करवाऊँ पेपर। तो हर तरह से कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन मेरे साथ बहुत जुड़ के खड़ी रही है। वो कहते हैं व्हाट डजंट किल अस मेक्स अस स्ट्रॉन्गर। तो आई थिंक यही बात है, मुश्किल वक्त आते हैं, और ये नहीं है कि मैं कहूँ कि मैं बहुत कोई स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं कोई बहुत सुपर नेचुरल हूँ, और नहीं मैं तो कमज़ोर नहीं पड़ती, ऐसा नहीं है। कमज़ोर लम्हात भी आते हैं, इंसान टूटता भी है, दुख भी होता है, बेबसी का एहसास भी होता है, दर्द का एहसास भी होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन उसमें ऐसा है कि वो एक शेर है कि मिट्टी मेरी थक हार के गिरती है ज़मीं पर, ये दिल का शरारा मुझे रुकने नहीं देता। तो ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। आप गिरे हैं, कोई बात नहीं, टेक योर टाइम, लेकिन गिरने का मतलब ये नहीं कि आप दोबारा से उठकर खड़े नहीं होंगे। ज़िंदगी नहीं रुकती, जब तक आपका सांस बाकी है आपको हिम्मत करनी है। आप रेस्ट कर सकते हैं लेकिन आप रुक नहीं सकते। आपको अपना सफ़र जारी रखना है, चाहे आप दौड़ कर जा रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ, चाहे आप चल कर जा रहे हैं, चाहे आप रेंग कर जा रहे हैं, लेकिन आपको सफ़र जारी रखना है। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि हम मंजिल पर पहुंच रहे हैं, यानी इम्पॉर्टेंट ये है कि मैं उस गोल की तरफ जा रही हूँ। और ये रास्ते में जो मुश्किलात आती हैं, वो कहते हैं ना कि ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो आई थिंक ये आपको ना बेसिकली ये आपको ये नहीं बता रही होती हैं कि दिस इज़ योर लिमिट और ये इम्पॉसिबल है आपके लिए, बल्कि वो आपको ये बता रही होती है कि ये वो जगह है जहाँ से आपको स्ट्रगल करनी है और आपने अपनी लिमिट्स को, अपने होराइजन्स को एक्सपैंड करना है। तो आई थिंक जो मुश्किलात हैं उन्हें अगर हम एज अ चैलेंज लें तो हमारे लिए वो एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी होती है, जिसके ज़रिए हम पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन के उनसे निकलते हैं। अच्छा, साइकाइट्री के साथ मेरी जो एक दिलचस्पी थी वो तो मैं कहूँगी कि पहले से थी। मुझे उन चीज़ों में ज़रा इंटरेस्ट रहता था पहले भी, कि जो बज़ाहिर दिख नहीं रही, जो पसे आईना है। तो मुझे एक्चुअली डिप्रेशन का मसला हुआ था इवन मेरे इस वाक़ये से पहले, और मेरी दादी की डेथ हुई थी, मैं एफएससी में थी। उस अरसे में मुझे डिप्रेशन हुआ था, क्लिनिकल डिप्रेशन, और उसके बाद मैंने उसके लिए ट्रीटमेंट भी लिया था। तो मेरा कहीं न कहीं एक जो कनेक्शन साइकियाट्री के साथ था वो एक ओरिएंटेशन और एक वो चीज़ वो तब से डेवलप हो चुकी थी। फिर जब मेरा ये वाक़या हुआ और इसके बाद जब मैं घर पर आई हूँ और फिर वो जब हालात मुझे लगने लगा कि मैं शायद तालीम का सिलसिला जारी नहीं रख सकूँगी, कुछ भी नहीं हो पाएगा, तो मैं फिर से एक डिप्रेशन के फ़ेज़ में गई, और वो काफ़ी सीवियर था कि जिसके अंदर मैं पूरी रात सो नहीं सकती थी, मैं खाना-पीना मैं छोड़ चुकी थी, किसी से बात करने का दिल नहीं करता था, शदीद गुस्सा था अपने अंदर, और हर एक पर गुस्सा था कि ऐसे लगता था कि बस हर कोई कसूरवार है, मेरे साथ बुरा हुआ है तो बस सबके साथ बुरा होगा। तो इस किस्म की एक बहुत मायूसी की कैफियत थी जिससे मैं दो चार थी, और फिर उसके लिए मैंने ट्रीटमेंट लिया अपने डिप्रेशन के लिए। और तो वो साइकाट्री मुझे कहीं ना कहीं लगा कि ये वो चीज़ है कि जो मुझे बचाने में, मेरी ज़िंदगी को मुझे एक एंकर, एक सपोर्ट देती है कि जिससे मैं आगे बढ़ सकती हूँ। और स्पेशली जब मैंने ये देखा कि मेरे इतने ज़्यादा फिजिकल चैलेंजेस हैं, तो वहाँ पर
मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज़ है कि जो मुझे इन सब फिजिकल चैलेंजेस से मुकाबला करने की हिम्मत दे रही है। और फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि एमबीबीएस के बाद जब मैंने हाउस जॉब स्टार्ट की तो मेरी फिजिकल लिमिटेशंस की वजह से जो पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल है उनकी तरफ से मुझे कुछ लिमिटेड फील्ड्स अलाउ की गई थी हाउस जॉब के लिए, कि जिनमें जैसे सर्जरी का ऑप्शन ना हो, कोई इस किस्म की चीज़ ना हो। तो उसमें मेरे पास ऑप्शन ही लिमिटेड थे, जिनमें से 2-3 ऑप्शन थे, उनमें से एक साइकाइट्री थी। और फिर जब मैंने साइकाइट्री में हाउस जॉब शुरू की तो यहाँ जो साइकाइट्रिस्ट थे जिनके साथ वो मेरे लिए बहुत इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी थे, और मुझे लगा कि नहीं, दिस इज़ समथिंग फॉर मी, कि मुझे दिस इज़ माई कॉलिंग, मुझे इसी में आना है। और फिर बस ये सफ़र जारी है। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग बात ये है कि मेरे जहन के अंदर मेरा जो अपना इमेज है वो कभी भी ये स्पेशल नीड्स वाला इमेज नहीं रहा। मेरे माइंड के अंदर मैं वही हूँ जो मैं थी, जो मैं अंदर से थी, पहले से थी, और वही हूँ। तो मैंने कभी भी इन चीज़ों को ना फोर्स ही नहीं किया कि ज़िंदगी की फ़लाँ स्टेज पर जाके ये चीज़ें हो सकती हैं। मुझे ऐसे लगता था कि मैं वैसे ही हूँ जैसे सब हैं। और लेकिन जब वो फिर आप उस सिचुएशन में जाते हैं और वो चैलेंजेस आते हैं तो फिर आप एडजस्ट करते हैं। इस तरीके के साथ होता था मेरा। तो मैंने बहुत पहले से तो नहीं सोचा था कि मुझे क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। लेकिन जब मैं उस प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आई, अब जैसे मुझे याद है कि मैंने जब हाउस जॉब के लिए जाना था, इंटरव्यू था, और मैं सोच रही थी कि मैं इंटरव्यू में अपीयर होंगी और मैं उनको क्या कहूँगी कि मुझे वो हाउस जॉब क्यों दें। मैं उस टाइम पर पेन भी होल्ड नहीं कर सकती थी, मैं लिख भी नहीं सकती थी। अच्छा, क्या मैं सर, ज़्यादा हैंड ग्रिप नहीं है, सिर्फ एक दिमाग है जो काम कर रहा है, और मैं क्या कहूँ। तो वो एक लम्हा था मेरे लिए कि उस वक्त मैंने सोचा कि यार ये तो कुछ गड़बड़ हो रही है। मैं तो वो नहीं हूँ जो मैं अपने आप को समझ रही हूँ। बहरहाल मैं वहाँ गई और मैंने बस अल्लाह का साथ था साथ में, और कुछ हिम्मत मैंने भी की, और कुछ उन लोगों की भी सपोर्ट थी। मैंने उनसे यही कहा कि हाँ, मैं लिख सकती हूँ। तब तक मैं लिख नहीं सकती थी। मैंने उनसे कहा कि हाँ, मैं लिख सकती हूँ, मैं लिमिटेड लिख सकती हूँ, लेकिन मेरी प्रैक्टिस के साथ चीज़ें बढ़ेंगी। खैर वो हाउस जॉब मुझे मिल गई। मैंने साथ घर में लिखने की प्रैक्टिस शुरू की। वो एक स्ट्रैप था उस लेदर का, उसमें एक पेन एडजस्ट करके, और क्योंकि मैं ग्रिप नहीं कर सकती थी तो मैं पेन उस लेदर के स्ट्रैप में, और स्ट्रैप को मैं हथेली के साथ बांध कर और रिस्ट की मूवमेंट से मैंने लिखना शुरू किया। तो घर पे भी मैं प्रैक्टिस करती थी अल्फ़ाबेट्स लिखने की। जो भी है लिख 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 करके मैं हाउस जॉब स्टार्ट करूँगी तो मुझे लिखना आना चाहिए। खैर वो चीज़ जो है हो गई, और अल्लाह का शुक्र है उसमें कोई इस तरह के चैलेंजेस मुझे फेस नहीं करने पड़े, क्योंकि नफ्सियात का जो शोबा है इसमें आप सर्जरी की तरह कोई बहुत आपको हाथों का काम नहीं है। तो इस तरह की काफ़ी वो चीज़ है कि जो कि ज़्यादा जहन का काम है। तो मेरे लिए वो फिजिबल रहा, मुझे उसमें कोई बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना नहीं करना पड़ा, अल्लाह का शुक्र।